फ्लक्स लो वो हमने वहां पे डिस्कस करा था। अब हमारे गोज जी आए, गोज एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसके बारे में हमें बताया। ठीक है, गोज लो क्या कहता है आपके पास, बेसिकली क्या कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। गोज लो क्या कहता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in the surface। वो कहता है कि the net electric flux passing through the closed surface, ये closed surface है, ठीक है, the net electric flux passing through the closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in the surface। ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा, Q by epsilon। देखो ये बेसिक्स कोजला ने वहां बेसिक्स से बताया, जैसे मैंने कहा था पीछे प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस बताई थी, तो मैंने कहा था यूनिट चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती, 1 by epsilon naught। एक यूनिट चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती, 1 by epsilon naught। तो Q चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, Q by epsilon naught। एक यूनिट चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती, 1 by epsilon naught। ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने समझाया था। तो Q चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, Q by epsilon naught। तो गोज लो ने इसी बात को यहाँ पे कहा कि Q चार्ज है तो फ्लक्स मतलब एक किसी बॉडी में से कितनी फील्ड लाइंस निकली और कितनी अंदर गई, इट्स द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। कि मैंने कहा एक पाइप में कितना पानी अंदर आया और कितना पानी बाहर गया, ठीक है। तो एक Q चार्ज है, इस Q चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस एक सरफेस से निकलेंगी, तो एक यूनिट चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती, 1 by epsilon naught। तो Q चार्ज से कितनी निकले, Q by epsilon naught। इसी को तो फ्लक्स कह दिया, ये तो डेफिनेशन ना दी। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए, कंडीशन क्लोज कब होगा, जब बॉडी 3 डायमेंशन होगी। 3 डायमेंशन बॉडी तो क्लोज होती है। इज 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दैट इज योर गोज लो। बाकी बेसिक डेफिनेशन यही है फ्लक्स की, ठीक है। हमारी जो बेस है वो फ्लक्स का यही है, फाई इज इक्वल टू डॉट ds या a dA। ds या dA ये एरिया एलिमेंट को ही बताते हैं, कभी ds लिख देते हैं, कभी हम लोग dA लिख देते हैं। दिस इज बेसिकली ओनली फॉर द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो गोज लो यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, Q by epsilon। अब देखो ये नेट चार्ज, ये Q जो होगा ना, ये Q इनसाइड, ये Q इनसाइड होगा कि बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितना, जैसे मैं कहूं एक बॉडी है, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q1, ये Q2, एक Q3 बाहर है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा यहाँ से, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन। Q3 के कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा यहाँ पे, Q3 के कारण यहाँ पे कोई फ्लक्स। नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉडी। अगर मैं एक और चार्ज कहता हूँ, जैसे मैंने कहा था माइनस का Q3, माइनस का Q4, प्लस का Q5, ठीक है। तो ये टोटल जो चार्ज होगा इनसाइड एनक्लोज इन द बॉडी। अगर एक क्वेश्चन भी पूछे कि गोज ला इज वैलिड, इरेगुलर बॉडी, क्लोज बॉडी, इरेगुलर क्लोज बॉडी, ऑप्शन है गोज ला वैलिड, इरेगुलर क्लोज बॉडी, एनी टाइप ऑफ क्लोज बॉडी, एनी टाइप ऑफ क्लोज बॉडी, irregular closed body, regular closed body, none। तो किसी भी तरह की कोई भी क्लोज बॉडी हो, ऐसी बॉडी हो, चाहे आपकी ऐसी बॉडी हो, चाहे आपकी ऐसी बॉडी हो, ठीक कैसी भी बॉडी हो, गोज ला वैलिड एनी टाइप ऑफ क्लोज्ड बॉडी। आंसर क्या आएगा, गोज ला इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज बॉडी। बस कंडीशन ये है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, आपकी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ क्लोज्ड बॉडी, इरेगुलर हो चाहे वो रेगुलर हो, उससे हमारा लेना देना नहीं, चाहे वो रेगुलर ऐसी है, चाहे वो इरेगुलर ऐसी है, चाहे वो इरेगुलर ऐसी है। गोज ला इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज्ड बॉडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा, अब मान लीजिए चार्ज ऐसे ले लिया, मैंने कहा Q इनसाइड, ये Q कितना होगा, Q इनसाइड होगा ऑलवेज। Q क्या होगा, Q इनसाइड। जैसे यहाँ अगर मैं इस बॉडी के लिए नेट फ्लक्स की बात करूं तो गोजला क्या कहता है कि आप Q नेट, दूसरे का नेट चार्ज, नेट चार्ज डेफिनेशन को समझिए,
Q4 बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो चार्ज लेंगे वो क्या लेंगे, ओनली इनसाइड द बॉडी, इसको नहीं लेंगे बाहर वाले, जैसे मैंने यहां नहीं लिया, सिर्फ बॉडी के अंदर जो चार्ज साइन पॉजिटिव नेगेटिव वो हम वहां पे कंसीडर कर लेंगे, कैसा भी होगा। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी, दैट इज द गोज लॉ। ठीक है, अब देखो और आगे इसका कंसेप्ट देखिए। तो गोज लॉ इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज्ड बॉडी। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एक बॉडी है, देखिए यहां से ये एक बॉडी है, इसके अंदर चार्ज कितना है Q1, किसी भी शेप की हो सकती है, मैं कह रही गोज लॉ यहाँ पे शेप और साइज पे डिपेंड यहाँ पे नहीं कर रहा है, या फिर एनी टाइप ऑफ क्लोज बॉडी होनी चाहिए बस। ठीक है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, मान लिया एक चार्ज Q4 है। ठीक है, तो चार्ज के लिए अगर मैं बात करूंगी तो क्या लेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं किसके लिए बात करूंगी, चार्ज के लिए, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे Q4 को कंसीडर नहीं करेंगे, दिस इज आउटसाइड द बॉडी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख ले, तो नोट डाल के लिख लो एक, चार्ज कंसीडर ओनली इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी। ठीक है, चार्ज कंसीडर, चार्ज कौन सा कंसीडर करेंगे, ओनली इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी। ठीक है, अब देखो, अब क्या और ऐसे लिख सकते हैं, और ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज फ्लक्स एग्जिस्ट, फ्लक्स एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन बट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, but electric field consider both charges inside और outside। अगर मैं यहाँ पे इसके बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3 के कारण भी कंसीडर करेंगे और Q4 के कारण भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि जो Q चार्ज है, जो हम इनसाइड चार्ज ले रहे हैं, तो इसके कारण अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो सिर्फ हम टोटल चार्ज जो अनक्लोज है Q1, Q2 और Q3 को ही लेंगे। आउटसाइड जो Q4 चार्ज है उसको हम लोग कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बोथ ड्यू टू आउटसाइड और इनसाइड द चार्जेस। मैं इस चीज को दूसरी लाइन में लिख देती हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू बोथ, मैं इधर लिख देती हूँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू बोथ charges inside और outside। इनसाइड चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे और आउटसाइड चार्ज है उसके कारण भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे देखते हैं। अभी चार्ज के लिए तो बात करें सिर्फ इनसाइड, अनक्लोज जो चार्ज होगा डेफिनेशन ये कहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो क्या होता है, लिख लीजिए एक बार कि चार्ज के लिए सिर्फ हम लोग जो चार्ज अनक्लोज है इनसाइड चार्ज को ही कंसीडर करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू बोथ द चार्जेस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू बोथ द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, देखो कैसे, एक बार देख लीजिए। जैसे ये क्यू बॉडी है, ये लिख लिया होगा डेफिनेशन सबने ऊपर से। जैसे आपके पास ये कोई क्यू बॉडी है, दिस इज द क्यू बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज, अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो क्यू चार्ज की सिमेट्री कैसे होती है, स्फेरिकल वैसे भी। ठीक है, अब यहाँ पे इस ये Q1 चार्ज यहाँ रखा है, Q2 चार्ज माने यहाँ रखा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, ऐसे जाएंगे, तो इसके कारण ऐसे भी तो आएंगे ना, तो नेट फ्लक्स डिफरेंट सिचुएशन में यहाँ फील्ड लाइंस को इफेक्ट डालेगा, तो नेट फ्लक्स इन दोनों के कारण क्या होगा, इफेक्टेड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों इफेक्टेड करेंगे,
इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों के कारण कंसीडर करते हैं, इनसाइड के कारण भी और आउटसाइड के कारण, ठीक है। और चार्ज की कैसे बात करेंगे तो चार्ज सिर्फ कौन सा लेंगे, इनसाइड द बॉडी, कि बॉडी के अंदर, क्योंकि देखो क्यों होता है इसमें भी अगर हम बात कर लेते हैं, अभी समझ आ गया। तो चार्ज कौन सा लेंगे, सिर्फ नेट, गोसला की डेफिनेशन, नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज है उसके कारण ही फ्लक्स की बात करेंगे। आउटसाइड अगर कोई चार्ज है तो उसके कारण फ्लक्स की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण क्या करेंगे, बात करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गोज लॉ की प्रॉब्लम्स में कि अगर ये क्यू चार्ज है, नोट डाल लीजिए, नोट नंबर नेक्स्ट, गोज लॉ ना फ्लक्स does not depends on shape and size of the body फ्लक्स जो है बॉडी के शेप और साइज के ऊपर इफेक्टेड नहीं होता, या फ्लक्स डज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, फ्लक्स जो है बॉडी के शेप और साइज के कारण इफेक्टेड नहीं होगा। फ्लक्स डज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। देखिए कैसे, जैसे क्यू चार्ज है, जैसे मैंने कहा फ्लक्स फाई क्या है आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डीएस, देखो ई डॉट डीएस। फिलहाल मैं इसको देते हुए पूरा प्रूफ करवाती हूँ। अगर आप मान लीजिए क्यू बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस कितनी है 2r है, ये रेडियस कितनी है 3r है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो एक सिंगल स्फीयर की कारण बात करो, एक सिंगल स्फीयर जिसकी रेडियस r है, तो यहाँ इसके सरफेस पे हमें क्या निकालना, फ्लक्स, क्या निकालना इसके सरफेस पे, फ्लक्स। तो देखिए क्या होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हो गया Q, तो क्या बनती K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रेडियस r का स्क्वायर। ये तो कहते हैं ना, इस Q चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ बाई r का स्क्वायर। इस P पॉइंट ये है हमारे पास, इनटू ds सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला Q बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अगर इसको 2r कर दोगे, सेकंड सरफेस के लिए बात कर लो 2r के लिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r का स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड सरफेस का एरिया भी क्या हो जाएगा 2r, तो ये सब कैंसिल, तो फिर से क्या मिला Q बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखो यहां से इस वैसे समझिए, फील करिए इस चीज को नॉर्मली, कि आप देखो ये Q चार्ज है, अब जितनी फील्ड लाइंस इस स्फीयर से पास होंगी, इस Q से तो मान लिया 1000 लाइनें निकलनी थी, तो 1000 ही लाइन तो निकलेगी ना, Q से तो मैक्सिमम 1000 लाइनें निकल सकती थी, तो वो 1000 जो निकली Q से पहले स्फीयर से, तो दूसरे में भी तो 1000 ही पास होंगी, और वो आगे भी तो 1000 ही जाएंगी ना, एक्स्ट्रा लाइन कहां से आएंगी, ठीक है। तो आप रेडियस r लो, 2r लो, 3r लो, इसके कारण यहाँ फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फ्लक्स डज नॉट इफेक्टेड बाय द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, फ्लक्स डज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी किस शेप की है, किस साइज की, इसके कारण फ्लक्स पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपका समझ आ गया कि फ्लक्स डज नॉट इफेक्टेड बाय द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मैंने बताया कि रेडियस r थी तब भी फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट था, रेडियस 2r होगी तब भी फ्लक्स 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस q से तो 1000 लाइनें निकली, तो 1000 ही तो निकलेंगी ना सारे स्फीयर से, चाहे तुम कितने भी स्फीयर मानो, इस q के पास तो जो फील्ड लाइंस थी वही रहेंगी ना, ठीक है। इसलिए जो फ्लक्स है वो यहाँ पे आपका इफेक्टेड नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ आई ये बात या नहीं आई? देखो भाई एक बार सारे बच्चे, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, समझ आ। अब ये तो आपने साइज की बात करी, ये आपने किसकी बात करी, साइज की बात करी। अब शेप की और बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं कहूँ साइज बता दें, जैसे 2r करा, 4r करा, तो हर केस में क्या मिल रहा है आपको, Q बाई एप्सिलॉन। फ्लक्स क्या मिल रहा है, Q बाई एप्सिलॉन, अगर Q चार्ज रखा हुआ है तो। अब देखो, अब अगर मान लीजिए क्यूब ले लो, ये क्यूब ले लो, ठीक है, इस क्यूब के यहाँ सेंटर पे चार्ज Q रखा है,
एक रूम है, रूम के यहाँ ये रूम है जहाँ मैं खड़ी, इस रूम के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, तो सारी साइड में बराबर जाएगा फील्ड लाइंस। तो इस पूरे सरफेस से फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो कितनी निकलेगी? देखो याद है ना, पिछले केस में मैंने एक बात कही थी, कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। पीछे जो जब मैंने ये एक डायरेक्शन मान ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, अभी क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, उसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूँ। तो अगर क्यू चार्ज फील्ड क्यूब के सेंटर पे रखा तो फील्ड लाइंस कितनी निकलेगी? क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर मैं सिलेंडर ले लूं, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी? क्यू बाई एप्सिलॉन। कितनी निकलेगी? क्यू बाई एप्सिलॉन। समझ आ गया? तो इस तरह मैंने बताया, देखो शेप कुछ भी है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्यूब है, सिलेंडर है, कुछ भी है, तो फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर चार्ज क्यू है तो क्यू बाई एप्सिलॉन, अगर ये साइज बढ़ा रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए फ्लक्स जो है डज नॉट इफेक्टेड बाय द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गोज लॉ से, गोज लॉ ने बहुत अच्छी बात कही है कि इससे हम लोग बहुत बड़ी कंप्लीट, बस बॉडी के अंदर नेट चार्ज पता होना चाहिए, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? नेट फ्लक्स, वहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स बताए। क्या मेथड थे? हाउ टू वी अप्लाई द गोज लॉ, ये प्रॉब्लम्स पे हम लोग गोज लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि हाउ वी अप्लाई द गोज लॉ ऑन द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ वी अप्लाई गोज लॉ, हाउ वी अप्लाई गोज लॉ, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स। इसके अंदर क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल अज्यूम करते हैं, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस क्या करते हैं आपका अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस जो है इस सिमेट्री ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगी। गॉसियन सरफेस किस पे डिपेंड करेगा? गॉसियन सरफेस शेप डिपेंड्स ऑन सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, of charge distribution depends on symmetry of the charge distribution। कैसे? अगर पॉइंट चार्ज है, if point charge है तो उसके कारण जो गॉसियन सरफेस की जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? स्फेरिकल। ड्यू टू पॉइंट चार्ज symmetry of Gaussian surface symmetry of Gaussian surface is spherical, if line charge, कैसा चार्ज है? लाइन चार्ज, इस तरीके से। ठीक है, तो देन सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, तो इस सिचुएशन में गॉसियन सरफेस की सिमेट्री कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। देन ड्यू टू लाइन चार्ज सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल। क्या होगी? सिलेंड्रिकल। ठीक है, कैसे हो जाएगी? सिलेंड्रिकल। ठीक है, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो सिमेट्री स्फेरिकल होगी, अगर लाइन चार्ज है तो सिमेट्री कैसी हो जाएगी? आपकी सिलेंड्रिकल हो जाएगी। ठीक है, और एट इंफिनिटी के ऊपर प्लेन सरफेस के कारण जब कंसीडर करेंगे तो पॉइंट चार्ज कैसे बन जाता है? उस सिचुएशन में आपका
प्लेन सरफेस। तो हम जनरली इन दो सिमेट्री पे ही क्या करेंगे, आपकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो गोज लॉ है वो इस बात पे डिपेंड करता है सिमेट्री, हाउ इज द सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस सिमेट्री में है, वो इस बात पे डिपेंड करता है। अब जैसे ग्रिफिथ की एक अच्छी सी बुक है, जैसे ग्रिफिथ ने बताया उसके बारे में कि जो गोज लॉ है ना वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ अप्लीकेबल नहीं है। जैसे जनरली हमारी जो लोकल बुक्स होती है उनमें लिखा रहता है, आपकी जो हेडिंग मिलेगा उसमें लिखा कंडीशन ऑफ गोज लॉ, कंडीशन ऑफ गोज लॉ। तो वहां कहते हैं गोज लॉ इज वैलिड, गोज लॉ इज वैलिड ऑन क्लोज्ड बॉडीज, ठीक है। कुछ कंडीशंस, हर एक जगह हम गोज लॉ को नहीं लगा सकते, हर एक कंडीशन में गोज लॉ वैलिड नहीं है। लेकिन ग्रिफिथ्स ने कहा है गोज लॉ इज वैलिड एट एवरी प्लेस, गोज लॉ हर जगह क्या है, वैलिड है। गोज लॉ इज वैलिड एट एवरी प्लेस, हर एक जगह क्या है आपका गोज लॉ वैलिड है, बट नॉट यूजफुल एवरीवेयर, बट नॉट यूजफुल एवरीवेयर, हर एक जगह वो यूजफुल नहीं है। क्योंकि जब उसको यूजफुल का मतलब जब वहां पे सिमेट्री नहीं बनती तो वहां पे सिचुएशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वहां पे सोल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं कहूं सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जैसे पॉइंट चार्ज उसके कारण एक स्फेरिकल सिमेट्री बन गई, लाइन के कारण सिमेट्री, जैसे मैं कोन कह दूं ये कोन है, इसके वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो क्या सिमेट्री बनेगी, तो यहां से तो सिमेट्री बनेगी नहीं आपके पास, तो कोन की तो अपोजिट सिमेट्री फिर ऐसे लेंगे आप लोग। तो सेम स्फेरिक एक पर्टिकुलर सिमेट्री तो नहीं बनी ना, जैसे मैं कह दूं स्फेरिकल सिमेट्री बन गई, गॉसियन सरफेस मान लो मैं यहाँ, तो मैं यहाँ पे कोन की टाइप पे तो कोई गॉसियन सरफेस कोई सिमेट्री बनाता ही नहीं चार्ज, तो वहां पे तो मुझे कुछ अलग सिचुएशंस कंसीडर करके ही कोन की प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो नाउ वी डिस्कस कंडीशंस फॉर द गोज लॉ, क्या 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 कंडीशन है फॉर द गोज लॉ, ठीक है। हमने ये पहला केस बात कर लिया, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, पहला पॉइंट की बात कर ली, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। दूसरा पॉइंट क्या यूज करेंगे उसके अंदर कि हाउ वी अप्लाई द गोज लॉ, मैंने बता रहा हूं कि हाउ वी अप्लाई द गोज लॉ, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गॉसियन सरफेस, मैंने कहा पॉइंट चार्ज है तो सिमेट्री स्फेरिकल हो जाएगी, लाइन चार्ज है तो सिमेट्री सिलेंड्रिकल हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे क्या करेगा आपका डिपेंड करेगा कि पॉइंट चार्ज सिमेट्री स्फेरिकल बनाएगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना उसका, वो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस सिमेट्री में है तो उसके अकॉर्डिंग आपका गॉसियन सरफेस की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या यूज करेंगे इसमें, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे प्रॉब्लम्स में, फिर यूज करेंगे फॉर्मूला phi = E डॉट ds q by एप्सिलॉन। तो बेसिकली ये दो पॉइंट याद रखने हैं जब भी हम प्रॉब्लम्स पे इसको अप्लाई करेंगे कि गोज लॉ को आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करो, फिर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि कंडीशन फॉर गोज लॉ, कंडीशन फॉर गोज लॉ, कंडीशन फॉर गोज लॉ, कंडीशन फॉर गोज लॉ, गोज लॉ, ठीक है भाई। गोज लॉ की कंडीशंस क्या है आपके, गोज लॉ, एक नोट डाल लेना इसको फिर कंफ्यूज ना हो, ताकि गोज लॉ applicable everywhere but not useful always, ये ग्रिफिथ्स ने कही थी ये बात, ठीक है, कि एप्लीकेबल तो हर जगह हो सकता है पर ये हर एक जगह यूजफुल हो, ये कंडीशन आपके पास जरूरी नहीं है कि हर एक जगह यूजफुल का मतलब कि वहां पे प्रॉब्लम्स आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लगा तो सकते हैं आप लोग वहां पे गोज लॉ को, पर वहां पे वो प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि गोज लॉ को हम लोग किस सिचुएशंस में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, गोज लॉ गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल
about the charge distribution, charge distribution। मतलब सिमेट्रिकल है तो पॉइंट चार्ज के कारण एक सिमेट्री बननी चाहिए, लाइन के कारण एक सिमेट्री बन गई आपकी सिलेंड्रिकल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोन के अंदर कोई सिमेट्री यहाँ पे नहीं बन रही है आपके पास, क्यों चार्ज के कारण कौन सी सिमेट्री बनाओगे, तो वहां पे आप गॉसियन सरफेस को वहां पे नहीं बना पा रहे, ठीक है। बाकी हम इसके कारण निकालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि सेट जो सिमेट्री होगी गॉसियन सरफेस की वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे क्या करेगी आपकी, डिपेंड करेगी, ठीक है। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड ये मैं बता भी चुकी हूँ पहले, एंड और ये कह सकते हैं और गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन गॉसियन सरफेस से डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो गॉसियन सरफेस है उसकी सेट जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है बेटा। ये तो गॉसियन सरफेस के लिए मैंने बताया कि क्या होता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करेगा ये, डिपेंड। चार्ज मस्ट भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो गॉसियन लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड must be constant at every point of the surface, electric field must be constant at every point of the surface, otherwise Gauss law not useful, एप्लीकेबल तो होगा लेकिन यूजफुल नहीं रहेगा, वहां पे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं बता रही थी कि गॉस लॉ एप्लीकेबल एवरीवेयर बट नॉट यूजफुल ऑलवेज। इसका मतलब यही है कि जो हम कहते हैं ना कि पॉइंट चार्ज के कारण सिमेट्री ये होगी, इस पॉइंट पे ये ई, तो यहाँ पे हर एक सरफेस पे डीए के, इस ये डीए जो हम मान रहे हैं, इसके हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। हाँ, अगर वो कांस्टेंट नहीं, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो वहां पे गॉस लॉ लगा तो लेंगे लेकिन प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई तो कर सकते हैं इसको हम लोग हर सिचुएशन में, लेकिन ये अप्लीकेबल नहीं होगा, यूजफुल नहीं रहेगा, मतलब अच्छे से, ठीक है। ये ग्रिफिन ने बताया हुआ है हमें। उसके बाद अगला है आपके पास जो गॉस लॉ है, इसके अंदर जो एंगल होता है बिटवीन फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई ए कोस थीटा, ठीक है। द एंगल बिटवीन ई एंड ए ऑलवेज कांस्टेंट, अदरवाइज नॉट यूजफुल, अदरवाइज गॉस लॉ नॉट यूजफुल। तो कंडीशन होती है गॉस लॉ इज वैलिड एट एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। चौथी कंडीशन एंगल बिटवीन ई और ए क्या होना चाहिए, हमेशा एक सरफेस पे, ऑन द सरफेस, लिख लेना, ऑलवेज कांस्टेंट on the surface at all point of the surface, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया आपको कि गॉस लॉ की कंडीशन क्या है और क्या अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए तो दो सिचुएशन बताई कि सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, कि पॉइंट चार्ज है तो सिमेट्री स्फेरिकल बना दो, लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल बना दो, ठीक है। तो दो कंडीशन थी, हाउ वी अप्लाई द गॉस लॉ। अगला मैंने बताया कंडीशन फॉर गॉस लॉ। मैंने कहा गॉस लॉ अप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन हर जगह वो यूजफुल नहीं है। ये नहीं कि हम हर जगह मन में आए वहीं पे हम गॉस लॉ को लगा देंगे, वहां लगा तो देंगे लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ओनली, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ओपन सरफेस में गॉस लॉ का कोई काम नहीं है, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस की हम लोग बात कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ अलग से ऐड कर सकते हो। गॉस लॉ वैलिड एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस, गॉस लॉ
वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम मानते हैं ई डॉट डी है वो क्या होनी चाहिए, पॉइंट इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो ई और डी ए के बीच में जो एंगल होता है इस पर्टिकुलर सरफेस, यहाँ 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 यहाँ, वो हर जगह क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट। दीज आर सम कंडीशंस फॉर द गॉस लॉ। ठीक है, तो ये आपका क्या था, गॉस लॉ। नाउ वी डिस्कस द सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द गॉस लॉ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल थे, जैसे आपके पास ये एक बॉडी है, न्यूमेरिकल नंबर 1, ये क्यू चार्ज रखा हुआ, ये एक हेमिस्फीयर। ठीक है, तो पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होगी यहाँ, तो बताइए। ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स फाई निकालना है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर, फाइंड फ्लक्स passing through hemisphere। ठीक है, बताइए कैसे निकलेंगे। तो देखिए, अब ऐसे करने के लिए क्या करेंगे कि बॉडी को पहले क्लोज बना लेंगे, इस तरह की जो सिमेट्री होगी ना डायरेक्ट। तो पहले ये क्यू सरफेस के रखा इसके प्लेन सरफेस पे, तो पहले हम इसको कर्व सरफेस पूरा क्लोज बना लेते हैं। तो पूरे सरफेस में से गॉस लॉ ने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकलेगी, q बाई एप्सिलॉन। फाई टोटल कितना निकलेगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको तो सिर्फ इस सरफेस पे चाहिए ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, q बाई हाफ हो जाएगा ना इसका, कितना हो जाएगा, q बाई 2 एप्सिलॉन। समझ आया, अरे बताइए समझ आइए पॉइंट। तो जब आपके पास जैसे एक कोन है, जैसे मैं मान लूं ये कौन है, ठीक है, उल्टा मान लेती हूँ ताकि मेरे को बनाने में थोड़ी सुविधा रहेगी। इसमें क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज बीच में रखा है, याद रखना क्यू चार्ज बीच, वर्टेक्स पे होगा तो केस चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन। सेकंड क्वेश्चन क्या बना, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कोन, पासिंग थ्रू कोन। क्या करेंगे, ये कौन है, सबसे पहले क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो पूरे में से इसमें से चार्ज कितना जाएगा, तो इसको पहले सिमेट्री बना लो। सिमेट्री कैसे बनाओगे, ये ऊपर से लिख लिया होगा ना, ऊपर से लिख लो एक बार, फिर मैं सिमेट्री बना देती हूँ। ठीक है, या नीचे बना दूं ना, ठीक है। अरे भैया ऐसे मत बनाओ मैडम, चिच्ची गंदा। देखो इसको क्लोज बना लो पहले, ठीक है भाई। क्यू चार्ज यहाँ रखो, क्यू यहाँ पे बीच में तो चेंज हो जाए, क्यू चार्ज यहाँ रखा, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन। ठीक है, तो क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो इसको पहले सिमेट्रिकली क्लोज बना लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे में से कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें तो सिर्फ इतने से पार्ट का चाहिए, तो इसमें से कितना जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। हाफ पार्ट की बात होगी ना, तो आपने ये सेंटर पे रखा हुआ है इसका चार्ज यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो आपके पास कितना चला जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गॉस लॉ से, देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ds लगाते। ठीक है, फ्लक्स आया वैसे गॉस लॉ वही सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ से गॉस लॉ सीधा क्या कहता है, गॉस लॉ नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉडी इज इक्वल टू द फ्लक्स, इसके बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लाइंड द बॉडी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज योर गॉस लॉ। समझ आया। और देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करती हूँ, जैसे अब और देखिए, जैसे आपके पास अब क्यूब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए अब देखो एक स्केयर है, जैसे पहले स्केयर की बात करते हैं, एक स्केयर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके इस कोने के ऊपर चार्ज रख दूं, ठीक है, तो बताइए
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फ्लक्स फाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी, पासिंग थ्रू द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। दूसरा ये क्वेश्चन स्क्वायर है, ये वो लिख लेना, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास ये एक स्क्वायर है और आपने इसके सेंटर के ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है, सेंटर पे, तब फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तब फ्लक्स कितना होगा आपका, क्यू बाई एप्सिलॉन। क्लोज बॉडी होनी चाहिए बस हमारे पास, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, अगर चार्ज क्यू कहाँ रखा हुआ है, स्क्वायर के सेंटर के ऊपर, एक चार्ज लिख लेना, एक चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द center of the sphere, center of the sphere, then find flux passing through sphere, through sphere, find the flux passing through the sphere, कितना हो जाए, q by epsilon। अगला देखो, अब ये q चार्ज स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है, तब फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, बता सकता है कोई, अरे बताओ। फील्ड लाइंस ऐसे हैं, क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है कोने पे, तब फ्लक्स पाई कितना हो जाएगा आपका, जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, देखो ये क्यू चार्ज है, यहाँ से ये इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो नॉर्मल कैसे होगा इसका, ऐसे, एरिया वेक्टर थीटा क्या बना, 90 डिग्री। अरे थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे ऐसे आ रही है, इस सरफेस के लो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे, थीटा क्या बना, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, जीरो, तो फ्लक्स फाई क्या हो गया, जीरो। यहाँ देख लो, इस सरफेस पे फील्ड लाइंस 90 डिग्री आएंगी, ठीक है, तो आपके पास थीटा हर एक सरफेस पे क्या बन जाएगा आपका, जीरो। समझ आ गया। तो वर्टेक्स से जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी उतनी क्या निकल जाएगी, दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएंगी स्क्वायर की, उतनी क्या निकल जाएंगी बाहर, तो फ्लक्स क्या बन जाएगा आपका, जीरो। अगर क्यू वर्टेक्स पे रखा है तो ध्यान रखना, अगर क्यू रखा है कहाँ पे, आपका वर्टेक्स पे, ठीक है, तो वर्टेक्स पे रखा है तो इस सरफेस से, इस सरफेस से, और जो सामने सरफेस है, ठीक है, तो सामने सरफेस से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है आपके पास, और ऐसे जा रही है, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इस सरफेस का, तो थीटा फिर से क्या बन जाएगा आपका, 90 डिग्री। मैं इस प्लेन का नहीं ले रही, मैं हर एक सरफेस के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और या दूसरी लैंग्वेज में गए कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी स्क्वायर के, उतनी ही क्या निकल जाएंगी बाहर, तो उस सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। समझ आई बात या नहीं आई, बताओ। अगला देखो, जैसे आपके पास एक स्क्वायर है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन देखो, ये क्यू चार्ज बाहर रखा हुआ है, तो बताइए फाइंड फ्लक्स फाई। ऑप्शन ए इंटू ए, ऑप्शन बी माइनस ई इंटू ए, ऑप्शन सी ई ए कोस थीटा, ऑप्शन डी जीरो। ये फील्ड लाइंस इस सरफेस से ऐसे बाहर जा रही, ठीक है, और ये थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, कोई भी एक केस ले लो, दिस इज द एंगल थीटा। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो क्या बनेगा आपके पास, बताइए। ये कोस थीटा जीरो, 90, बताइए क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये कोस थीटा कोस 90 जीरो, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए क्या होगा आपका आंसर, जीरो, 90, ये कोस थीटा जीरो, ये कोस थीटा लिख दूं, गलत। देखो समझिए इस फिगर को, ये कोस थीटा आप कैसे ले सकते हो यहाँ पे, देखो ये सेम क्वेश्चन होगा, ये अगर ऐसे बनाते एक स्क्वायर है, ये क्यू चार्ज इधर से निकले, इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, तो सेम ही आंसर होगा, ध्यान रखना दोनों फिगर में आंसर, ये एरिया वेक्टर बनेगा, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो यहाँ पे थीटा मान ली कम भी है, थीटा क्या लेस देन 90 डिग्री, थीटा क्या लेस देन 90, तो फ्लक्स फाई कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्लोज बॉडी इधर आएगा ना, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या बनाएगा, आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरे से क्या होगा, अपोजिट।
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, फ्लक्स इधर आ रहा है आपके पास। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो थीटा क्या बनाएगा 180 डिग्री सारी जगह ये। तो देखो वैसे मैंने बताया था जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी अगर उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो फ्लक्स फाई क्या होगा 0। तो इस सरफेस से फ्लक्स फाई कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 0। यहाँ पे थीटा क्या होगा ग्रेटर देन 90 एवरी पॉइंट, क्योंकि देखो ये इस पॉइंट पे बना लो, जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर बनेगा इस सरफेस के नॉर्मल में, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो ये हर एक पॉइंट के लिए ऐसे ही बनेगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा ही बनेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ उल्टा भी कह सकते हो कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर गई उतनी ही क्या निकल गई बाहर। ये तो समझाया था सिंपल एग्जांपल से, कि जैसे एक लाइन के लिए समझ लो कि ये आपके पास ऐसे है, एरिया वेक्टर भी इधर है तो थीटा क्या बना 0। ये फील्ड लाइंस ऐसे हैं और एरिया वेक्टर इधर हो गया, अब इसका थीटा क्या बना 180 डिग्री। तो यहाँ फ्लक्स ये, यहाँ फ्लक्स माइनस का ये, ठीक है। अब वो कैसे भी जा रही है, वो ऐसे जा रही है या वो ऐसे जा रही है, तो एवरी पॉइंट पे उसी हिसाब से एंगल क्या हो जाएगा चेंज। तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी ही फील्ड लाइंस अगर बाहर है तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा 0। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बनेगी, नेट फ्लक्स क्या बनेगा आपका 0, जब क्यू चार्ज स्फीयर से बाहर रखा है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस क्या जाएंगी आपकी बाहर, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा आपका 0, ठीक है। समझ आ गया इस क्वेश्चन, ये कंसेप्ट ध्यान रखना आए हुए क्वेश्चन से आपके कि क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, उस सिचुएशन में नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0 होगा, चेंज होगा या कुछ और वैल्यू उसकी वहां पे एग्जिस्ट करेगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फॉर क्यूब। समझ आ गए सारे फॉर क्यूब, क्यूब के सारे कंसेप्ट अब डिस्कस करते हैं फॉर द क्यूब। तो सबसे पहले ये एक क्यूब ले ली, ठीक है। ये आपके पास एक क्यूब है, मैं पहले क्यूब बना लेती हूँ, ठीक है। ये एक क्यूब है, ये ऐसे ओरिजिन के ऊपर क्यूब रखी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। ये क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब, क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो नेट फ्लक्स फाई कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन व्हेन, पहला केस, पहला क्वेश्चन है ये, व्हेन क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, देन फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी होगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगला केस, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस, व्हेन क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द वन फेस ऑफ द क्यूब, वन फेस, देखो एक क्यूब है, वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के कितने फेस होते हैं बेटा 6 फेस होते हैं, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं आपके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। अब चार्ज जो है, ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया यहाँ पे। तो अब दूसरा क्वेश्चन में, अब हटा दो मैं इसको यहाँ से। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यूब के ही सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, ये क्यूब है आपकी, वही ओरिजिन पे ही रखी हुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्यूब के कितने फेस पे रख रहा है वो, इस फेस पे, यहाँ क्यू चार्ज रखती है उसे। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग व्हेन क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द फेस ऑफ द क्यूब, देन फ्लक्स passing through each face, each face, flux passing through each face। क्यू चार्ज को अभी यही रख रही हूं मैं पहले, सॉरी। अब क्यू चार्ज को कहां रखा हुआ है, क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द क्यूब, देन फ्लक्स passing through each surface of the cube, each surface of the cube, ठीक है। पहले क्यू को यहाँ रखा हुआ था, तो क्यू को सेंटर पे रखा हुआ है, वही है पहले क्वेश्चन आपका, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने बाद में बताऊंगी फेस वाला, पहले यही रख रही हूँ। क्यू चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रो द क्यूब, फ्लक्स थ्रो
क्यूब, फ्लक्स थ्रो क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई एप्सिलॉन। फ्लक्स थ्रो each face of the cube, each face of the cube, of the cube। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन बना लो, लैंग्वेज में ऐसे लिख देगा। बाकी मैं इस क्वेश्चन को ये बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन में क्यू चार्ज सेंटर पे रखा था, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, व्हेन क्यू चार्ज प्लेस एट द सेंटर, क्यू सेंटर पे ही रखा हुआ है, क्यू सेंटर पे ही रखा है, फेस पे नहीं रखा, अभी कहाँ रखा है, सेंटर पे ही। देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब, face of the cube, flux passing through each face of the cube, each face of the cube। हर एक फेस से कितना जाएगा, देखो देखो 6 फेस में से कितना जा रहा है, फ्लक्स, आंसर आएगा q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स मैं बताती हूँ कैसे है, फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेस ऑफ द क्यूब, ऑफ द क्यूब कितना जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 6 फेस में से कितना फ्लक्स 5 फ्लो कर रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन। एक फेस में से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे 6, ये क्यू चार्ज सेंटर पे रखा है, ठीक है, तो टोटल क्यूब में से तो कितना जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो कहा था गोजलो ने कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉडी किसके बराबर होगा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉडी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉडी। तो क्यूब में से कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वो पूछ रहा है उसके हर एक फेस से कितना जाएगा, तो हर एक 6 फेस में से कितना जाएगा, क्योंकि क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, तो 6 फेस में से कितना जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस में से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आज क्या आ जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस कितना आ जाएगा, तो 6 फेस में से कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस में से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। ध्यान रखना चार्ज अभी सेंटर पे ही रखा है मैंने, चार्ज अभी कहाँ रखा है, एट द सेंटर ऑफ द स्केल। गेटिंग माय पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को, वो देखना कहाँ पे। ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए कि क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है, तो क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके हर एक फेस में से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड। इफ क्यू चार्ज जो है ये एक प्लेट है, इफ क्यू चार्ज ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसे a बाई डिस्टेंस पे, a बाई 2 डिस्टेंस पे मैं मान लूं, आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पे नहीं रखा हुआ, ए चार्ज, क्वेश्चन है ए चार्ज क्यू प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट, सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लेट at a distance a by 2, then find the flux, find the flux passing through the plate। ठीक है, तो फ्लक्स देखो आप समझो, स्क्वायर प्लेट कह दो या क्यूब का एक फेस कह दो, ये दोनों ही क्वेश्चन वही बनते हैं आपके पास। ध्यान रखना इस बात को, मैं फिर से समझाती हूँ कि यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया। अब देखो थोड़ा ऐसे समझो, ये रूम है आपका, ठीक है, रूम नीचे फर्श है, नीचे क्या फर्श है, ठीक है, फर्श से ऊपर a बाई 2 डिस्टेंस पे, फर्श से ऊपर, ध्यान से समझो, आपके रूम है, रूम में क्या है, फर्श है, और फर्श से ऊपर ऐसे ऊपर a बाई 2 डिस्टेंस, मान लीजिए a बाई 2 डिस्टेंस है फर्श से और ये मेरे पैन तक की, नीचे फर्श है मेरे, और फर्श से a बाई 2 डिस्टेंस पे क्या रखा है, चार्ज रखा है q। तब फ्लक्स कितना पास होगा, तो देखो ये क्यू चार्ज जो रखा है बीच में, अब ये ऊपर लटका, छत और फर्श के बीच में चार्ज रखा हुआ है, चार्ज कहाँ रखा, छत और फर्श के बीच में, ये स्क्वायर ही तो बना। देखो ये नीचे वाला अगर मैं फर्श को कंसीडर करूं क्यूब में, तो फर्श आपका एक स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर प्लेट कह दे व क्यूब के एक फेस पे कह दे, वो कह दे क्यूब के एक फेस पे चार्ज रखा है, या क्यूब के एक फेस से a बाई 2 डिस्टेंस पे,
क्यूब के एक फेस से a/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा है, फेस के ऊपर नहीं, क्यूब के एक फेस से q/2 डिस्टेंस पे अगर मैं चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो समझिए ध्यान से। तो एक स्क्वायर प्लेट बनी ना नीचे वाली, देखो ये नीचे जो आपका फर्श है वो एक स्क्वायर प्लेट है, उससे a/2, क्यूब को भूल जाओ, थोड़े कंफ्यूज मत हो, स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है आपकी नीचे, देखो ये रूम आपका एक स्क्वायर प्लेट है ना, नीचे वाला फर्श, इससे a/2 फर्श और छत के बीच में, फर्श और छत के बीच में a/2 डिस्टेंस में चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ बीच में। तो देखो पूछ रहा फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट, तो देखिए यहां से ये जो Q चार्ज है इसके कारण 6 फेस में से चार्ज जाएगा। अब ये छत और फर्श के बीच में बॉल लटका दो, ठीक है, चार्ज, अब उस बॉल से 6 के 6 फेस में से चार्ज जाएगा, तो एक फेस में से कितना जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन। फिर से समझिए मेरा क्वेश्चन, देखो बेटा डायरेक्ट नहीं समझ आते, 3D है तो मैं बोर्ड पे तो 3D को दिखा नहीं सकती, फिर से समझिए। स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट से a/2 डिस्टेंस, अब स्क्वायर प्लेट से समझिए, अब तुम्हारा रूम है तुम्हारे सामने, उससे a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे, या मैं ये कह दूं क्यूब के a/2, ये एक स्क्वायर बना, इससे a/2, ये इसका फेस है ना, ये इसका फेस है, इससे a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे, ठीक है, तो किसी एक फेस से a/2, तो ये एक फेस था तो ये क्यूब बनी ना यहाँ से, इससे a/2 डिस्टेंस पे, यहाँ बीच में यहाँ पे चार्ज रख दिया, ठीक है, तो देखो ये q/2 डिस्टेंस पे है सरफेस से आपका, तो देखो ये q चार्ज रखा हुआ a/2 डिस्टेंस पे, q चार्ज रखा हुआ a/2 डिस्टेंस, 3D है, ध्यान से समझो। तो देखो ये q चार्ज से फ्लक्स कितना निकलेगा टोटल, Q/ε0, और ये q कितने में जाएगा, 6 फेस में जाएगा ना, क्योंकि बीच में रखा है, तो इधर से भी कितना जाएगा Q/ε0, इधर से भी कितना जाएगा q, तो सारे फेस में से कितना जाएगा Q/ε0, तो इस प्लेट में से कितना पास होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना आ जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन। तो एक स्क्वायर प्लेट के a/2 डिस्टेंस पे अगर हम चार्ज को रखेंगे तो उससे फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट कितना होगा, फ्लक्स पासिंग, फाइंड द फ्लक्स पासिंग, ये लिख लेना, पासिंग थ्रू प्लेट, थ्रू प्लेट कितना फ्लक्स पास होगा, Q/6 एप्सिलॉन। समझ आया, अरे समझ आया। इसी चीज को ये भी कह सकता है कि क्यूब के एक फेस से अपने सेंटर पे चार्ज Q/2 डिस्टेंस पे आपने रख दिया तो कितना फ्लक्स पास होगा वहां पे आपका Q/6 एप्सिलॉन। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखिए क्यूब का, समझ आ गया। तो क्यूब के हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। क्यूब के कितने डिस्कस हो गए आपके, 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ आ गया, फिर से बता देती हूँ। आपके घर में रूम है, रूम में फर्श है, फर्श से और छत के बीच में एक चार्ज लटका दिया, जैसे एक बॉल लटका दूं तो सारे 6 फेस में से चार्ज जाएगा कितना, Q/ε0। तो एक फर्श, जो फर्श जिसको तुम स्क्वायर प्लेट कह रहे हो, तो उसमें से कितना चला जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्यूब का ही। ये क्यूब है, ठीक है। अब आपने क्या करा, देखिए ध्यान से समझना। ये एक क्यूब है, पहले मैंने एक सेंटर पे रखा, सेंटर से निकाला। अब मैंने किसी एक फेस से, इस फेस से कह दूं मैं Q/2, ये बीच में रखा तो इस फेस से भी कितना है वो Q/2, इस फेस से भी कितना है, मेरे पीछे वाली जो दीवार है उससे भी कितना है Q/2 पे, तो किसी भी फेस से बात करें वो। अब देखो a/2 भाई, सॉरी मैं Q/2 बोल जाती हूँ, a/2 है वो, ठीक है। कितने डिस्टेंस, क्योंकि पूरी स्क्वायर शेप क्या मानते a, वो कितनी भी डिस्टेंस हो कोई वो मैटर नहीं कर, वो मिड में होगा तो सबसे बराबर पास करेगा, मिड होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है तीसरा क्वेश्चन। अब आपने किसी भी वर्टेक्स पे, किसी भी वर्टेक्स मतलब कोने पे, किसी भी कोने के ऊपर चार्ज Q को रख दिया, ठीक है, किसी भी कोने के ऊपर रख दिया चार्ज Q को। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द Q, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द, इफ चार्ज Q, क्वेश्चन बना दूं, इफ चार्ज Q प्लेस्ड at the vertex of the cube, find flux passing through each face of the cube,
इसी क्वेश्चन को वो कई बार ऐसे भी दे देता है, ऐसे बना देता है वो सैडिड पोर्शन, इस तरीके से, ठीक है, वो इस तरह से सैडिड पोर्शन बना देता है। तो वो कह देता है कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सैडिड पोर्शन और फ्लक्स पासिंग थ्रू द अनसैडिड पोर्शन। इसी क्वेश्चन में कह देता है, और इसी क्वेश्चन को कह देगा फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सैडिड पोर्शन और अनसैडिड पोर्शन। तो पूछ रहे सैडिड पोर्शन और अनसैडिड पोर्शन से कितना फ्लक्स आपका यहाँ पे पास हो, तो बताइए कितना होगा, यहाँ से कितना आएगा। देखो सिंपल आप क्या दोगे कि टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू बाई, जहां देखो कोनों में से कितने कोने होते हैं क्यूब के, 8। देखो अब इसको हमें क्लोज बनाना पड़ेगा एक तरीके से, जैसे ये आपके पास क्यूब है ना, ये इसके कोने पे रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ भी एक क्यूब बनानी पड़ेगी, इसके चारों तरफ इसको क्लोज करना पड़ेगा। गोज लोगो लगाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो मुझे इसके इधर भी एक क्यूब बनानी पड़ेगी, इधर भी एक क्यूब बनानी पड़ेगी, इधर भी एक क्यूब बनानी पड़ेगी, इधर भी, और ऐसे 4 पीछे भी एक क्यूब बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो सामने तो बनी हुई है, तो ऐसे 3 पीछे भी बनानी पड़ेगी, जैसे 3 इधर बनाऊंगी मैं इसको क्लोज करने के लिए, और 3 ही मैं इसके पीछे बनाऊंगी। तभी तो देखो गोज लो तो तभी वैलिड है जब चार्ज अनक्लोज होगा, जब चार्ज क्या होगा, अनक्लोज। जैसे ये चार्ज इस कोने पे रखा हुआ है आपका, ये चार्ज इस कोने पे रखा हुआ है, अब ये क्यों, अब मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, गोजलो लगाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए मैं इसके इधर भी एक क्यूब लगाऊंगी, इसके पीछे भी एक क्यूब लगाऊंगी, इसके लेफ्ट में भी, इसके राइट में भी, इसके ऊपर भी, इसके लेफ्ट में भी, इसके राइट में भी, इसके ऊपर भी, एक आगे है, इतनी ही 3 मैं पीछे लगा दूंगी, तभी तो ये क्लोज होगा, तभी तो ये चार्ज क्यू क्या होगा हमारा, क्लोज होगा। जब ये चार्ज क्यू, ध्यान से समझना बेटा, 3D का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, पर इजी है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत इजी है। जब क्यू सेंटर पे रखा है तो वो क्लोज है ना क्यूब के, जब क्यू चार्ज आपके किस पे रखा हुआ है, सेंटर पे, तो कैसा आपका क्लोज है। अब मुझे ये क्लोज नहीं है वर्टेक्स पे जब रखा हुआ है, तो वर्टेक्स पे, जैसे मैं छत के एक कोने पे बात कर लूं, छत का कोई भी एक कोना कंसिडर करो, वहां से देखो, अब पहले चार्ज आपके क्यूब फर्श के और उसके बीच में रखा था, रखा था बीच में रखा हुआ था, तब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, और एक कॉर्नर से बात करें तो इसी में, तो कितनी हो जाए, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। जैसे इस क्वेश्चन में क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो फ्लक्स कितना जाएगा, 5 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्रॉम ईच कॉर्नर, एंड फ्रॉम ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर की बात करें, ईच कॉर्नर, तो हर एक कॉर्नर से कितना जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 कोनों में से कितना जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 8 कॉर्नर में से कितना चार्ज फ्लक्स जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक कोने में से कितना जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कब है ये, जो सेंटर पे रखा है। और जब फेस की बात करें, ईच फेस की, तो फेस कितने होते हैं क्यूब के, 6, तो हर एक फेस से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। पहले इन तीनों क्वेश्चन को क्लियर करो, फिर ये क्लियर होगा। जब चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, जब चार्ज क्यू कहां रखा हुआ है, सेंटर पे, तब फ्लक्स कितना जाएगा, क्यूब में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हर एक कोने में से कितना जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, हर एक फेस में से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे 8 कोनों में से कितना जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक कोने में से कितना जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। 6 फेस में से कितना जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस में से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां नहीं रखा हुआ, अब कोने पे रखा हुआ, तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो सैडिड पोर्शन है, तो सैडिड पोर्शन में, सैडिड पोर्शन से जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 0। सैडिड पोर्शन से फ्लक्स फाई कितना पास होगा आपका, 0। और अनसैडिड से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन। कैसे आया देखो, पहले तो याद रखना, सैडिड से कितना जाएगा 0 और अनसैडिड से कितना जाएगा, क्यू
Q/24 ε0। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा वो ट्विस्ट भी कर देता है। कैसे, अब मैं बता रही हूँ, एक सेकंड सुनिए। वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि आप चार्ज को वर्टेक्स पे रखा, तो वर्टेक्स मतलब उसको क्लोज करना पड़ेगा ना, तो उसके चारों तरफ हमें क्यूब लगानी पड़ेगी तीनों साइड में, और 3 आगे और 3 पीछे, तभी तो क्लोज बनेगा ना हमारे पास। ठीक है, तो उसको क्लोज बनाने के लिए, तो अब ऐसे समझने के लिए देखिए ध्यान से। तो देखो इसमें गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, कि जब चार्ज वर्टेक्स पे रखा हुआ है तो कहेगा कि टोटल फ्लक्स तो 8 कोनों में से जाएगा ना, तो इस कोने में से, इस कोने में से, इसमें, इसके चारों तरफ 8 क्यूब है ना, इसको क्लोज बनाऊंगी तो इसके चारों तरफ 8 क्यूब बन जाएंगे। क्योंकि जो वर्टेक्स पे, जैसे यहाँ पे जो चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ रखा, तो क्लोज नहीं है, क्लोज करने के लिए उसके चारों तरफ क्यूब और लगाऊंगी मैं, तब वो क्लोज बनेगा। ठीक है, तो 8 कोनों में से चार्ज कितना जाएगा, जो क्लोज हो जाएगी, तो देखो ये चार्ज 8 कोनों में से पास हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच कॉर्नर में से कितना जाएगा, Q/8 ε0। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में बड़ा समझना दिक्कत होती है। ये क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो कितने कॉर्नर है इस क्यूब के, 8 है ना, तो 8 कोनों में से तो चार्ज जाएगा, तो 8 कोनों में से कितना जाएगा, Q/ε0। तो आपका तो ये एक ही कोना है ना। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगी तो कितने कोनों में से फ्लक्स पास होगा, 8 कॉर्नर में से, और 8 कॉर्नर में से कितना फ्लक्स पास होगा, Q/ε0। तो एक कोने में से कितना पास होगा, Q/8 ε0। तो यही तो बात कही मैंने, तो ये एक ही कोने पे तो रखा है ना, तो इस एक कोने में से चार्ज कितना जाएगा, Q/8 ε0 ना। अब वो कह रहा है कि इससे तो चार्ज कितना, फ्लक्स पास कितना पास होगा, Q/8 ε0। ये वर्टेक्स पे रखा है, ये तो मेरी बात समझ आ गई। तो फेस कितने, 6, तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, देन फ्लक्स फ्रॉम ईच फेस कितना हो जाएगा, Q/8 × 6 × ε0, Q/48 कर देते हैं उसको, क्या कर देते हैं, Q/48, क्योंकि वो कहते हैं कि 6 फेस में से कितना जा रहा है आपका, Q/8 ε0। तो एक फेस में से कितना जाएगा, अब 6 फेस में, ये एक कोने वाला फ्लक्स ही तो जाएगा ना सारी क्यूब में। अब आपका ये देखो एक कोने में से कितना फ्लक्स जाता है, Q/8 ε0। तब ये एक ही कोने का फ्लक्स सारी क्यूब में से पास होगा ना, एक ही कोने पे जो चार्ज रखा हुआ है, बाकी तो सब बाहर है ना। अभी वो फ्लक्स तो हवा में जा रहा है, वो फिर लाइन हवा में है ना, हमारी वो समझने के लिए हमने उसको क्लोज बनाया। ठीक है, तो इस एक कोने से फ्लक्स कितना जा रहा है, Q/8 ε0। और ये Q/8 अब 6 के 6 फेस में से पास हो रहा है, ये छत का एक कोना है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q/8 ε0। एक कोने से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q/8 ε0। अभी Q/8 6 के 6 फेस, सामने जो 6 फेस है, ये एक फेस इसके इस दीवार पे, एक ऊपर, एक छत, ये सामने, ये Q/8 ε0 6 के 6 फेस में से जाएगा, तो एक फेस में से कितना जाएगा, Q/48। और ये गलत कर देते हैं जनरली सर। आंसर क्या है, Q/24 ε0। फिर से समझे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो, क्योंकि देखो जब मैं इस कोने पे चार्ज रख रही हूँ, ये बोर्ड है आपका, ठीक है, इस बोर्ड के मैं कोने पे चार्ज रखी हूँ, तो देखो ये इधर और इधर, ठीक है, तो आपने छत का एक कोना मानो, ऊपर वाला छत के साथ जो कोना है वो, तो देखो उसके साथ 3 फेस अटैच है, छत के एक कोने के साथ 3 फेस अटैच है। एक फेस तो 2D में यहां दिख रहा है मेरे को, एक छत हो गई ना, एक तो उसके लेफ्ट वाला कोने के, एक राइट वाला, और एक ऊपर वाला, ऊपर क्या छत, तो इन तीनों से जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो फ्लक्स इन तीनों से जो सैडिड है, इन तीनों से फ्लक्स क्या बन जाएगा, 0, बिकॉज थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो कोना है ना छत का, देखो ये छत है, तो एक ये आपका छत, एक ऊपर सरफेस है, एक ये नीचे लेफ्ट में चला गया, एक राइट में, तो देखो ये छत का कोना है, छत के कोने को जूम करो, छत के कोने से फील्ड लाइन निकली, ठीक है, फील्ड लाइन तो ऐसे सीधी निकलेगी, ठीक है, और छत का जो फील्ड है, फील्ड ऐसे है ना, और छत के कोने का, छत का एरिया वेक्टर ऊपर होगा, देखो फील्ड लाइन तो ऐसे आ रही है, और छत का एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा ना, तो थीटा क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो जो क्यू चार्ज सरफेस से अटैच है, क्यू चार्ज तो छत से अटैच है जो सरफेस, उसका थीटा 90 डिग्री।
आउटवर्ड होगा। तो जिनसे ये क्यू चार्ज अटैच होगा तीन सरफेस से, जिन तीन सरफेस से क्यू चार्ज अटैच होगा उनसे पासिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो ये क्यू चार्ज अंदर से ऐसे निकल गया सामने वाली दीवार पे, कैसे जाएगा, सामने वाली दीवार पे, सामने वाली दीवार का एरिया वेक्टर भी इधर होगा, थीटा क्या बना, जीरो। अरे थीटा क्या बना, जीरो। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, क्लियर हुआ। इसी तरह सामने वाली पे और नीचे वाली, तो फ्लक्स फील्ड लाइंस ऐसे नीचे भी जाएंगी, ऐसे भी तो जाएंगे ना, तो वहां पे थीटा भी जीरो, तो जीरो। इधर भी क्या बनेगी, फील्ड लाइंस ऐसे सीधे टक्कर मारेंगी, तो उसका एरिया वेक्टर भी उधर और फील्ड लाइन भी उधर ही। ठीक है, तो ऐसे समझो पानी आया पाइप से, तो इन तीन दीवारों पे तो सीधा फैल गया, इन तीन दीवारों पे सीधा टक्कर मारेगा। बची हुई जो तीन है, सामने है या इधर है, मेरे पीछे और ये है, और तीन वहां पे कहा है जहाँ पे वो क्यू कोऑर्डिनेट अटैच है, इसलिए इनमें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और इनमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/20। तो तीन से फ्लक्स पास होगा और इन तीन से क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसको Q/3 करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये Q/3, Q/8ε0 इंटू 3 कितना आ जाएगा, Q/20। याद ध्यान रखना। ठीक है, 3D का है, एक बार रूम को अज्यूम करके सोल्व करना, आई थिंक समझ आ जाएगा, फिर भी डाउट होगा डिस्कस करें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है फिर से रिवाइज कर देती हूँ। गोज लॉ क्या होता है कि नेट चार्ज फ्लक्स एनक्लोज्ड इन द बॉडी Q/ε0। फिर हमने डिस्कस करें इस पे बेस्ड इसकी एप्लीकेशंस क्या, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है इसकी कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए पर्टिकुलर सरफेस के लिए, चार्ज की सिमेट्री होनी चाहिए उस चार्ज के लिए, ई और ए के बीच में थीटा एंगल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस के लिए गोज लॉ वैलिड है। ठीक है, बाकी यूजफुल हर जगह नहीं है, अप्लाई इसको हम हर जगह कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, बॉडी क्लोज्ड होनी जरूरी है। ठीक है, इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल जितने बनते थे क्यूब पे बेस्ड अदर हमने डिस्कस कर ली, सम अदर न्यूमेरिकल्स वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर एंड आल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। ओके।